हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन जुलाई 2021 की आप लोगों के सामने है और ये मैगज़ीन मार्केट में 30 रुपये की मिलती है। और जी आपको इसकी जो पीडीएफ है, देखिए इसकी जो ये क्लीन पीडीएफ है ये आपको अभी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, लेकिन आपको जो पीपीटी पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही जो एनोटेड पीडीएफ है वो भी मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दूँगा। सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जो साइंस रिपोर्टर मैगजीन है जुलाई 2021 की है और इसके अंदर बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि जुलाई 2021 की मैगजीन है तो इसमें जुलाई 2021 की खबरें नहीं होंगी। इसके अंदर आपकी मई और जून की खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई हैं, जो साइंस के क्षेत्र में अलग अलग रिसर्च हुई, तरक्कियाँ हुई, कौन मरे कौन जिए, ठीक है, सब कुछ डिस्कस किया गया है। हम अपने एग्जाम के हिसाब से पॉइंट्स को यहाँ पर निकालेंगे, उनको देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन। और दूसरी बात ये कि फरवरी से लेकर के हमारी जो जून तक की मैगजीन्स यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो हम अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है साइंस रिपोर्टर की। जैसे ही अवेलेबल होंगी उसको भी करा दिया जाएगा, तो आप प्लीज़ उसके लिए पेशेंस रखिए, ठीक है। हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। अभी आप जुलाई की देखिए और मई और जून के करंट अफेयर्स यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्टर है और इसकी जो ये पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो हम इनको यहाँ पर नहीं देखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। साथ ही फेसबुक पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पर पोस्ट होते रहते हैं, उसके लिए भी लिंक ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब साइंस रिपोर्टर के अंदर आपको पहला पेज यहाँ पर देखने के लिए मिला, वो एडिटोरियल से रिलेटेड पेज हर बार आता है, इस बार भी आया। अब इस एडिटोरियल के पेज में यहाँ पर दिखाया क्या गया है, तो यहाँ पर एक स्टडी हुई और ये स्टडी आपकी जो छपी वो छपी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन डिसीजन प्रोसेसेस नामक पेपर के अंदर। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि एंगर, जिसको बताया जाता है क्रोध, क्रोध को कहा जाता है कि क्रोध मनुष्य को खा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च हुई है उन्होंने बताया है कि क्रोध के अपने कुछ बेनिफिट भी होते हैं, सम प्लस भी होते हैं, लेकिन इसके माइनसेस ज़्यादा हैं। तो माइनसेस तो हमें पता है कि क्रोध के कारण क्या आता है, ठीक है। क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, थ्रेटन, ये सब कारण आपके क्रोध के कारण दिखते हैं। लेकिन एक दूसरी स्टडी, लेकिन ये जो स्टडी यहाँ पर इसने बताया कि आपका जो एंगर है उसके कारण आपको काफ़ी सारी मदद भी मिलती है। जैसे जैसे आप अपने डर पर विजय पा सकते हो, इट हेल्प्स यू ओवरकम योर फियर्स, रेस्पॉन्ड टू डेंजर एंड थ्रेट। एंगर हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है और आपको अच्छा अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है। ओके, तो ये स्टडी है, छोटी सी स्टडी है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट ऐसी रिसर्च होती रहती है तो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद आगे चलें और अगले मेन आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पहला आर्टिकल आ जाता है। ये आपको मिलेगा कि आपको बताता है अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार विद लोएस्ट कार्बन एबंडेंस, उसकी डिस्कवरी हुई है। इस आर्टिकल से आपको यहाँ पर क्या जानना है, क्या डिस्कवरी हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है कि क्या होते हैं अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एस्ट्रोनॉमी की भाषा में मेटल कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी ग्रह, किसी भी प्लैनेट, किसी भी स्टार के अंदर, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के अंदर मेटल उस चीज़ को कहा जाता है जो हाइड्रोजन और हीलियम से अलग हो। बात समझ में आई? मान लीजिए कि एक प्लैनेट है, उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, बाकी जो भी कुछ है उस सभी को मेटल कहा जाएगा। तो एक बॉडी के अंदर 3 तरह के एलिमेंट एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और तीसरा मेटल। इस मेटल के अंदर आपका कार्बन आएगा, जो भी कुछ मिलेगा आयरन वगैरह सब मेटल के अंदर ही आ जाएगा। तो इस जो प्रॉपर्टी को मेटलिसिटी कहा जाता है इन द सेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ऑलराइट, ओके, तो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो भी कुछ उस आपका प्लैनेट पे मौजूद होगा, बॉडी स्टार में मौजूद होगा, उसको मेटल कहा जाएगा, याद रखिएगा। अगर ये मेटल किसी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन हीलियम इन सबसे भी ज़्यादा है, तो उसको कहा जाता है मेटल रिच स्टार। याद रखना इस चीज़ को, मेटल रिच स्टार। मेटल रिच स्टार को पॉपुलेशन 1 स्टार भी कहा जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन 1 P1, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी कि अगर हाइड्रोजन और हीलियम से कम है मेटल की यहाँ पर अमाउंट जो है वो कम है, तो उसको कहा जाता है मेटल पुअर स्टार। उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, मेटल पुअर स्टार, ठीक है जी। इतना समझाया मैंने आपको। मेटल पुअर स्टार को पॉपुलेशन 2 स्टार भी कहा जाता है। ओके, अब अगर ये जो मेटल पुअर स्टार है इसके अंदर मेटल की जो मात्रा है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको कहा जाता है अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार। बात समझ में आई आपको? तो ऐसा ही एक स्टार यहाँ पर डिस्कवर हुआ है जिसके अंदर कार्बन की बहुत कम मात्रा है। तब बहुत कम के लिए ही तो अल्ट्रा वर्ड मैंने अभी यूज़ किया।
ओके तो ये ऐसे स्टार जो होते हैं अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार, ये बहुत ही रेयर होते हैं, इस वजह से डिस्कवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको सिर्फ इतना जानना था, बाकी डिस्कवरी कहाँ छपी, क्या किसने रिसर्च की, ये सब नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने हाईएस्ट रेजोल्यूशन 3D सिमुलेशन कर लिया है द स्टार फॉर्मेशन। देखिए स्टार किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं उसके लिए यहाँ पर 3D जो उसका मैपिंग है वो यहाँ पर कर ली गई है। बेसिकली आपका इसको 3D सिमुलेशन कहा जाता है, एकदम एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर डेवलप कर लेना इन द 3D मॉडल, उसको यहाँ इन 3D डायमेंशन ओके, तो उसको यहाँ पर कहा जाता है 3D सिमुलेशन। और स्टार किस तरीके से स्टार किस तरीके से बनते हैं उसके लिए ऐसा 3D मॉडल यहाँ पर तैयार कर लिया गया है ओके। तो ये किसने किया, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने किया, और इन्होंने जो स्टार फॉर्मेशन यहाँ पर उसका सिमुलेशन किया उसका नाम दिया है स्टार फोर्ज, स्टार फॉर्मेशन इन गैसियस एनवायरनमेंट ओके। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रखना कि क्या होता है कैसे होता है ऑलराइट। उसके बाद आगे चलें तो ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है और इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि हीलियोस्फीयर की जो बाउंड्री है उसको मैप कर लिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि क्या होता है हीलियोस्फीयर, क्या होता है आपका जो हीलियोपोज क्या होती है, इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं ओके। तो देखिए आप यहाँ पर कि आपका जो बाउंड्री ऑफ द हीलियोस्फीयर हैज़ बीन मैप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी बाउंड्री यहाँ पर माप ली गई है। और इसकी जो बाउंड्री है उसको नाम दिया गया है हीलियोपोज। तो पोज का मतलब जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब बाउंड्री होता है ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूँ, पहले आप स्लाइड पढ़ना बंद कीजिए और यहाँ मेरी आवाज़ को सुनिएगा कि हीलियोस्फीयर किसे कहते हैं ठीक है। देखिए हमारा एक सोलर सिस्टम है ठीक है, ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का जो अपना सन है उस सन का मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक जा रहा है, उस सन की सोलार विंड्स कितनी दूर तक जा रही हैं, वो सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारा हीलियोस्फीयर कितना बड़ा होगा। मान लीजिए कि सन से उत्पन्न होने वाला जो सोलार मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक जा रहा है ठीक है। तो इस सारे इलाके को जो कि अपने आप में एक बबल के रूप में बन गया, यानी कि एक स्फीयर के रूप में बन गया, उसको कहा जाता है हीलियोस्फीयर। तो यहाँ तक की सारी बाउंड्री ये हीलियोस्फीयर हो गई, क्योंकि इसके अंदर सन का इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, सन का अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वर्क कर रहा है, इस वजह से इसको हीलियोस्फीयर कहा जाएगा। ये हीलियोस्फीयर जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको हीलियोपोज कहा जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये जो मैंने गोला बनाया ये हीलियोपोज हो गया। हीलियोपोज के आगे शुरू हो जाता है आपका इंटरस्टेलर स्पेस। बात को ध्यान से सुनिए मेरी, हीलियोपोज के आगे शुरू हो जाता है आपका इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस और सन एक सोलार सिस्टम जहाँ पर आपका हीलियोस्फीयर जिसको कहते हैं ठीक है, तो एक इंटरस्टेलर स्पेस और हीलियोस्फीयर के बीच की बाउंड्री को कहा जाता है हीलियोपोज। बात समझ में आई आपको? तो जो इंटरस्टेलर स्पेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये क्या होता है कि एक सोलार सिस्टम और एक आपका हीलियोस्फीयर, उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है इंटरस्टेलर स्पेस, और ये बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर निर्वात होगा, यहाँ पर गैस हो सकती है, यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा हो सकता है ओके। तो ऐसे आपको ये चीज़ यहाँ पर देखनी है। अब देखिए हीलियोस्फीयर की एक फॉर्मल डेफिनेशन बताता हूँ। हीलियोस्फीयर इज अ बबल मेड बाय द सोलर ब्रेज, अ फ्लो ऑफ द मोस्टली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल दैट रीचेज आउट ऑफ द सन इनटू इंटरस्टेलर स्पेस एंड शील्ड द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इंटरस्टेलर रेडिएशन। तो अगर ये आपको याद नहीं रहती है तो सबसे ज़्यादा आसान डेफिनेशन आपको ये वाली मिलेगी। हीलियोस्फीयर द रीजन जो कि सन के चारों तरफ होता है एंड द सोलार सिस्टम के चारों तरफ होता है, जिसके अंदर सन का जो सोलार है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, उसके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो कि सोलार विंड के द्वारा जनरेट हुए हैं वो वर्क करते हैं ओके। तो ये जो सारा इलाका है जहाँ पर सन का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वर्क करता है, उन सभी से हमारी जो बेसिकली ये जो आपका क्रिएट हुआ ये हीलियोस्फीयर कहलाता है। इसके आगे इंटरस्टेलर स्पेस है, उससे आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमें जो हीलियोपोज है वो बचाती है ओके। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उससे आगे अगर हम बात करें तो एक वॉयेजर 1 नाम का स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है ये भेजा गया बाय द नासा, और इसको भेजे हुए यहाँ पर आप देखें 44 साल हो गए हैं, लेकिन इसने यहाँ पर अभी प्लाज्मा डिटेक्ट कर लिया है जिसका नाम है हम प्लाज्मा HUM ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर गैस पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं और साथ ही प्लाज्मा भी हो सकता है। तो जो प्लाज्मा है ये डिटेक्ट किया गया है इंटरस्टेलर स्पेस में। तो वॉयेजर 1 जो है नासा का स्पेस क्राफ्ट है, 44 साल पहले यहाँ पर लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के लिए? टू एक्सप्लोर द आउटर सोलार सिस्टम। याद रखो आउटर सोलार सिस्टम को क्या कहा जाता है भाई? आउटर सोलार सिस्टम को अभी तो पता है कि इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है ठीक है।
आउटर सोलर सिस्टम को देखेगा एंड इंटरनेशनल इंटरस्टेलर स्पेस को देखेगा बियॉन्ड द सन हीलियोपोज। तो ये जो खबर है ये दोनों रिलेट करती हैं। जो हीलियोपोज से आगे आपका इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है उसको भी मापेगा, साथ ही हीलियोस्फीयर यानी सोलर सिस्टम से बाहर का इलाका भी आपका मापेगा। ओके, तो वॉयेजर 1 इज़ नाउ द मोस्ट डिस्टेंस मैन मेड प्रोब इन स्पेस विच स्टिल वर्क्स एंड जूम टुवर्ड्स लिमिटलेसनेस। तो ये अभी भी वर्क कर रहा है और हमें अच्छी खासी स्टडीज़ यहाँ पर दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। वॉयेजर 1 के बारे में इतना आपको याद रखना है। जो न्यूज़ छपी वो नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है हीलियोपोज, क्या होता है हीलियोस्फीयर, क्या होता है इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अब इससे आगे चलते हैं और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट डिस्कवरी हुई है ऑफ मीथेनॉल इन ए वार्म प्लैनेट डिस्क फॉर्मिंग। कहने का मतलब ये है कि पहले यही साबित हो पाया था कि जो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके चारों तरफ डिस्क यहाँ पर बनती है, जैसे कि सैटर्न के चारों तरफ है, ऐसे जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे के सारे अगर कोल्ड हैं तभी आपकी मेथनॉल वहाँ पर मिलेगी। ये हमारी थ्योरी पहले चलती थी, लेकिन अब ये डिस्कवरी हुई है कि अगर जो प्लैनेट है जो डिस्क फॉर्म कर रहा है और वो वार्म है, वो गर्म है, तो वहाँ पर भी मेथनॉल हो सकती है। ये डिस्कवरी हमारी यहाँ पर हुई है। राइट, तो ये डिस्कवरी किसने की, कैसे की, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आपका देखिए नीदरलैंड वगैरह की डिस्कवरी यूपीएससी नहीं पूछेगा। ओके, बट डिस्कवरी के अंदर क्या पूछा गया ये चीज़ आपके काम की हो जाती है कि जो आपका प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क क्या होता है। ठीक है, तो प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क ऐसे प्लैनेट जो डिस्क को फॉर्म करते हैं इनको प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। ओके, और ये जो डिस्क होती हैं ये आपकी डेंस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स की होती हैं, गैस की बनी हुई होती हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देख रही हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट है। ओके, वार्म मेथनॉल हैज़ बीन डिटेक्टेड इन अ वार्म यंग डिस्क बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डिस्क। दिस इज द फर्स्ट क्लियर ऑब्जर्वेशन एविडेंस दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द अर्लियर कोल्ड डार्क क्लाउड्स फेस। तो पहले जो कोल्ड प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क ही यहाँ पर मेथनॉल आपका प्रोड्यूस कर पाते थे, लेकिन अभी हमें मेथनॉल यहाँ पर देखने के लिए मिला है वार्म प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क पर भी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है क्योंकि प्लाज्मा वेव्स डिटेक्ट की गई हैं सन के फोटोस्फीयर में। सन का जो फोटोस्फीयर है आपको पता हो तो सोलर फोटोस्फीयर, ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है सोलर एटमॉस्फेयर की। ओके, तो यहाँ पर हमने जो प्लाज्मा वेव्स खोज ली हैं और ये जो खबर छपी आपकी नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर छपी। और आप देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक प्लाज्मा वेव्स यहाँ पर बनी है, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है एल्फवीन वेव्स। एल्फवीन वेव्स क्यों? क्योंकि इनके बारे में सबसे पहले बात जो की थी वो आपकी हैंस एल्फवीन ने की थी, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पर दिया गया 1947 में। ओके, तो ये फाउंड जब ही की गई थी, लेकिन अब इनके ऊपर जो है हमने इनको डिटेक्ट कर लिया है। और सन के फोटोस्फीयर में इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सन के फोटोस्फीयर में हमने जो मैग्नेटिक प्लाज्मा वेव्स हैं उनको डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पर। ओके, द ह्यूज कैपेबिलिटी ऑफ दीज वेव्स लिव इन देयर कैपेसिटी टू मूव एनर्जी। अब इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये एनर्जी को मूव कर सकती हैं, साथ ही डाटा जो कि ह्यूज डिस्टेंस पर आपका ट्रैवल कर सकता है उसको भी यहाँ पर आपका ये बेसिकली डाटा को ह्यूज डिस्टेंस तक मूव कर सकती हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है और इतना इस इमेज से काफ़ी है। उसके बाद आगे चलें तो फर्स्ट एवर डिस्कवरी हुई ऑफ एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कहने का मतलब ये है कि अर्थ के ऊपर जितने भी आइसोटोप थे वो अभी हमें ऐसा ही लगता था कि हमारे ही यहाँ के हैं। ठीक है, मतलब अर्थ से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी मिले हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है बाहर से आया हुआ, किसी और प्लैनेट के हमें यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप धरती के ऊपर मिलने शुरू हो गए हैं। ओके, तो फर्स्ट एवर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियोस्कोप आइसोटोप अर्थ पर मिले हैं, जो कि आपको मिलेगा प्लूटोनियम 244 और आयरन 60, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव हैं और ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले, ओशन क्रस्ट में हमें ये देखने के लिए मिले। स्टडी किसने की, कैसे की, नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको याद रखना है कि ट्रेसेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। इससे क्या उम्मीद जगती है, आप देखिए कि हमें ये पता चलेगा कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से प्लूटोनियम 244 धरती पर आ गया होगा। ठीक है, या फिर किसी और वजह से यहाँ पर रह गया है, कोई न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पर बस्ट हुआ हो, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर रिसर्च होगी, तो ये रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम ज़रूरी होते हैं। ओके, ये याद रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट खबर है, याद रखिएगा।
इसके अंदर आपको पता चलेगा कि चाइना ने अपना जो फर्स्ट रोवर है वो मार्स पर भेज दिया है। चाइना सक्सेसफुली लैंडेड 6 टू व्हील, याद रखना जूरोंग स्पेसक्राफ्ट है और पार्ट है चाइना के तियानवेन मिशन का। ओके, मार्स के लिए मिशन है, बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद मई 2021 में इसको लॉन्च किया गया। टारगेट करेगा यूटोपिया प्लेनेशिया। ये यूटोपिया प्लेनेशिया क्या होता है, ये मार्स है। मार्स का जो ऊपर का हिस्सा है, जो नॉर्दर्न इलाका है, जो मंगल ग्रह का नॉर्दर्न इलाका है, वो प्लेन है, ठीक है। उस प्लेन को कहा जाता है यूटोपिया प्लेनेशिया, ए वास्ट टेरेन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द रेड प्लेनेट। ओके, द रोवर विल सर्च द पास्ट लाइफ हैबिटेबिलिटी ऑन द मार्स। तो मार्स पर जीवन था नहीं था, उस चीज़ को नापने के लिए ये रोवर यहाँ पर भेजा गया है। यूटोपिया प्लेनेशिया याद रखिएगा क्या होता है। ओके, ऑलराइट। आगे अगर हम यहाँ पर चलें तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ, डिस्कवरी ऑफ 8 न्यू मिली सेकेंड पल्सार्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको जानना है कि पल्सार्स क्या होते हैं, फिर समझते हैं आगे कि क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। देखिए पल्सार्स क्या होते हैं कि ये सब आपका सिंपल सी बात है, ये सब आपके जो है वो स्पेस में होंगे, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पल्सार्स होते क्या हैं। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर जो है वो डिस्क बना करके दिखाता हूँ। ये 3-4 इस तरीके की डिस्क आप यहाँ पर ले लीजिए। ओके, ये जो डिस्क होती हैं ये रोटेट करती हुई होती हैं, ये स्पिन डिस्क होती हैं, ये स्पिन करती रहती हैं। ओके, इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि ये मैग्नेटाइज्ड होती हैं। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी, ये कॉम्पैक्ट स्टार होते हैं। ओके, कॉम्पैक्ट स्टार का मतलब है कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके दोनों तरफ से बीम यहाँ पर निकलती हैं, बहुत हाई बीम यहाँ पर निकलती हैं। ये जो पूरा ग्राफ मैंने बताया इसको कहते हैं पल्सार। ओके, और जब ये इसकी जो एक बीम अर्थ की तरफ होगी तभी आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। अब मैंने बताया कि ये स्पिन करती हैं, अब ये स्पिन आपकी मिली सेकेंड में कर रही हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको मिली सेकेंड पल्सार का नाम दे दिया है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 8 मिली सेकेंड पल्सार यहाँ पर आपकी डिस्कवर हो चुकी हैं, और यहाँ पर पता चलेगा कि हमने जो इसका यूज़ किया वो देखना, मीरकट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका का मीरकट टेलीस्कोप हमने यहाँ पर, रेडियो टेलीस्कोप यहाँ पर हमने यूज़ किया, और उसकी मदद से हमने ये जो आपका ये पल्सार है इसको डिटेक्ट किया है। मिली सेकेंड पल्सार्स आर द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टार्स नॉन एंड मेड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विच स्पिन अबाउट 700 टाइम्स पर सेकेंड। तो एक सेकंड में ये जो स्पिन करेगा, रोटेट करेगा यहाँ पर, वो 700 बार कर देगा। ओके, इतना आपको यहाँ पर याद रखना था, और ये मीरकट टेलीस्कोप के द्वारा की गई बहुत ही अच्छी स्टडी यहाँ पर है, और इतना इस पॉइंट से आपको याद रखना था। कोलैबोरेशन हुआ बिटवीन ट्रैपम एंड मीर टाइम, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, अभी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में बताया था, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में बताया था, जैसे कि ये वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी यहाँ पर बनी रहे। देखिए प्लाज्मा जो है वो आपकी 4th फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो एक सॉलिड हो गया, गैस हो गया, द्रव हो गया, ठीक है। ये आपकी चौथी हो गई। प्लाज्मा 5वीं भी होती है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्लाज्मा होता क्या है उसको आप समझिए। देखिए प्लाज्मा जो है वो एक सुपर हीटेड मटीरियल होता है। अब सुपर हीटेड मटीरियल का मतलब है, मतलब हमने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म किया होगा तब जाकर के आपका प्लाज्मा बना होगा। हमने किस चीज़ को गर्म किया है, तो भैया हमने गर्म किया है आपका गैस को, ठीक है। गैस को हमने बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड कर दिया है, याद रखना। जो हमारी फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर नंबर 3 है, यानी कि गैस, अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड कर दूंगा। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखिए एक जो गैस है उसके अंदर आपके जो एटम्स हैं उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो सभी आपस में बहुत बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं उसको आयोनाइज करूँगा तो वो बॉन्ड टूट जाएंगे और वो बॉन्ड अलग हो जाएंगे। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके जो है वो नाभि के बल से अलग हो जाएंगे, और आपका जो गैस है वो आयोनाइज हो जाएगी। मतलब अब बॉन्ड नहीं रहा, बॉन्ड टूट गया, गैस आयोनाइज हो गई। गैस के आयोनाइज होने के बाद जो यहाँ पर बन करके आता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। तो याद रखना प्लाज्मा जो है वो आपका आयोनाइज्ड गैस कहलाती है। प्लाज्मा इज इक्वल टू आयोनाइज्ड गैस, और गैस के आयोनाइजेशन का मतलब है कि उसके अंदर जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको मैंने रिप अवे कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्लाज्मा किसको कहा जाता है। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ें, ये हमने पल्सार वाली खबर यहाँ पर देख ली। उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक ब्लैक होल डिटेक्ट किया गया है जो कि क्लोजेस्ट है टू द अर्थ, जिसका नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। तो ये तो खबर ऐसे की ऐसी ही पढ़ लेनी है। खबर छपी मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अंदर, और इन्होंने यहाँ पर डिस्कवरी की है द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल की, जो कि क्लोजेस्ट है टू द अर्थ, और जो कि आपका 1500 लाइट ईयर अवे है अर्थ से। ओके, और हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में आपको मिलेगा। इसका नाम दिया द यूनिकॉर्न। और
इसके अंदर आपको और कुछ भी याद नहीं रखना। इट इज़ यूनिक एंड टू सम एक्सटेंट इट वाज फाउंड इन हेवनली बॉडी मोनोसेरेस। ठीक है, तो ये डिस्कवरी यहाँ पर है ब्लैक होल्स के ऊपर आपकी और ज़्यादा ओपनिंग्स यहाँ पर होंगी इसके बाद। ऑलराइट, तो ये छोटी खबर आपको ध्यान रखनी है। इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अमेजोनिया 1 नाम का जो सैटेलाइट है 18 को पैसेंजर सैटेलाइट के साथ। अमेजोनिया 1 जो है वो ब्राज़ील का सैटेलाइट है, उसको हमने लॉन्च किया है हमारा कमर्शियल आर्म के ज़रिए। ओके, और इसके साथ साथ हमने 18 और सैटेलाइट भी यहाँ पर लॉन्च किए। PSLV C51 से यहाँ पर हमने लॉन्च किया अमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट था। 18 सैटेलाइट और थे को पैसेंजर। 28 फरवरी 2021 को ये काम हमने किया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने ये काम किया, श्रीहरिकोटा से। और जो अमेजोनिया 1 है ये आपका जो फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो कि हाल ही में बनाई गई। इसरो के अंदर एक अच्छी खासी आर्म मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। ओके, तो इसका पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था अमेजोनिया 1। इसका मकसद क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और ये आपका जो है रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोवाइड करेगा, मॉनिटरिंग करेगा अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसका डिफॉरेस्टेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है, वहाँ पर फॉरेस्ट फायर लग रही हैं नहीं लग रही हैं, एनिमल्स की क्या सिचुएशन है। ओके, और एनालाइज करेगा द डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर अक्रॉस द ब्राज़ीलियन टेरिटरी। तो ब्राज़ील के लिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो के सिवान जी ने यहाँ पर ब्राज़ील को कहा कि ब्राज़ील ने यहाँ पर जो अपना फर्स्ट सैटेलाइट डिज़ाइन किया है उसके लिए ब्राज़ील को बहुत बहुत बधाई, और हमने इसको लॉन्च कर दिया है अपने साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना पॉइंट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आपको पता चलेगा कि ARIES ने डेवलप कर लिया है इंडिजिनियस लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? कुछ भी नहीं है कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। ऑलराइट, तो द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो कि नैनीताल के अंदर है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। इसका नाम है एराइस डिवेस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। ये जो है आपका ये कैपेबल है आपकी जो लाइट है अगर वो बहुत ही धीमी है उसको भी लोकेट कर लेगा, फेंट लाइट को भी लोकेट कर लेगा जो कि क्वेसर से आ रही हो या किसी एक्सट्रीम गैलेक्सी से आ रही हो, किसी और दूसरे यंग यूनिवर्स से आ रही हो जो कि अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, या फिर आपका जो ब्लैक होल है उसके चारों तरफ की फेंट लाइट हो। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोजन हो रहे हो, कहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा हो, गामा बीमा एक्सप्लोड हो रहे हो, यंग मैसिव स्टार्स बन रहे हो, या फिर ड्वार्फ गैलेक्सीज हो, उनसे आने वाली हल्की लाइट को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये याद रखना है किसने इस डिस्कवरी की सारे पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये डिस्कवरी यहाँ पर हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने यहाँ पर एक बेसिकली मेथड जो है वो डेवलप किया है जो कि डिटेक्ट कर सकता है स्टार्स को इन ए क्राउड। देखिए अब हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे स्टार्स हो गए, अब उन स्टार्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये सब काम हमें पहले मैनुअली करना पड़ता था, मैनुअली आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि ये स्टार को कहाँ से बिलोंग करता है, ये स्टार कहाँ से बिलोंग करता है। लेकिन अब हमने मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड यहाँ पर तैयार किया है। हम सारे स्टार्स को सिर्फ एक मशीन के ज़रिए देख सकते हैं कि किस स्टार की उत्पत्ति एक बड़े स्टार से यहाँ पर हुई है। ऑलराइट, तो ये कैन आइडेंटिफाई कर सकता है क्लस्टर स्टार्स को कि उनका जो कॉमन ओरिजिन है वो कौन सा है विद मोर नॉट वर्दी सर्टेनिटी। ऑलराइट, तो ये बहुत सही न्यूज़ है। ठीक है, इसको याद रखना, क्लियर कर दी होगी मैंने। ऑलराइट, उसके बाद आगे चलें तो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट कर लिया है 3D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक H2 इन द नियर बाई गैलेक्सी। तो ये जो आपकी रिसर्च हुई ये की आपने की रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने जो कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन्होंने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, इन्होंने एस्टिमेट कर लिया है द 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक हाइड्रोजन इन द नियर बाई गैलेक्सी। तो हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सीज हैं उनके अंदर हाइड्रोजन किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रही है उसका 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने यहाँ पर कर लिया है। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना क्योंकि इतनी बड़ी खबर नहीं है। आपको पता है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर आपकी हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगी। ओके, तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज़ के बारे में बता सकता है कि किस तरीके से स्टार फॉर्म यहाँ पर होते हैं और गैलेक्सीज़ का एवोल्यूशन किस तरीके से होता है। ओके, ये देखिए द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट टू इंडिविजुअल स्टार्स अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी दस होल्डिंग क्लूज टू द स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस एंड द एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी। किस तरीके से होता है उसमें हमारी मदद करेगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और आपका जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दोनों के दोनों। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद इसरो ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 300 मीटर की दूरी पर ये इन्होंने यहाँ पर ये काम किया, और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसको पूरी तरीके से कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD ये सिस्टम इसको कहा जाता है कि ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप
कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो टेक्नोलॉजी है वो इसरो ने सक्सेसफुली डेवलप कर ली है और ये आत्मनिर्भर भारत का जो पार्ट है उसको बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। ओके, क्यों केडी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ सिक्योर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपको, मेथड जो है वो सिक्योर होगा कम्युनिकेशन का और किसी भी तरीके के अटैक के लिए कोई भी वल्नरेबिलिटी आपको नहीं दिखेगी, मतलब कोई इस पर अटैक नहीं कर सकता कम्युनिकेशन में, मतलब ऐसा है कि हैकिंग वगैरह के ज़रिए आप इसको बीच में कम्युनिकेशन को सुन नहीं सकते। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने आपको बता दिया। साथ ही आप ये देखिए कि जो पार्टीज़ हैं यहाँ पर, जो मैसेज भेज रहा है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, सिर्फ उन्हीं को इसके बारे में पता चलेगा कि कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एनक्रिप्ट डीक्रिप्ट मैसेज जो कि अच्छे तरीके से होंगे। यहाँ पर देखिए आप, मान लीजिए कि ये एलिस है और ये बॉब है। एलिस को बॉब को कोई मैसेज भेजना है तो हमारे पास एक क्लासिकल चैनल होता है, अगर हम उसके तरीके से यहाँ पर भेजेंगे तो बीच में जो एव है वो एक्सेस कर पा रहा है आपकी कम्युनिकेशन को, वो आपको सुन पा रहा है बाय द हैकिंग और अदर प्रोसेस। लेकिन अगर आप क्वांटम चैनल के ज़रिए भेजेंगे तो क्वांटम चैनल में आपके जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ज़रिए काम होता है। कैसे होता है भाई, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल साइंस आपको यहाँ पर देखनी है। तो आपका जो मेथड है वो सिक्योर रहेगा, ईव जो है वो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगा आपकी कम्युनिकेशन को किसी भी तरीके से। याद रखना, किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी जो है वो आपके मैसेज को यहाँ पर नहीं कर पाएगी, तो सीक्रेसी बनी रहेगी। और राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये सारे पॉइंट आपके काम पे हो जाते हैं। तो यही स्टडी यहाँ पर हुई, इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ नहीं याद रखना। आगे चलें और आगे चलेंगे तो ये आपका कवर स्टोरी आ जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल के रूप में। जो मीटियोराइट्स हैं उनके ऊपर मिस्ट्री यहाँ पर बनी हुई है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं हैं, उन सब के बारे में देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया था। तो सबसे पहली जो इमेज यहाँ पर दी गई थी वो आपको अंतर बताती है इन द मीटियोर एंड द मीटियोराइट। तो उसके अंदर डी है, इसके अंदर टी है, ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये मीटियोराइड क्या होता है, तो मीटियोराइड होता है डिटैच्ड पीस ऑफ सोलार डेब्रिस इन द आउटर स्पेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर अगर कुछ भी है तो उसको मीटियोराइड कहेंगे। अगर वो हमारे स्पेस में एंटर कर गया है और आपकी फायर बॉल की तरह लग रहा है तो हम उसको मीटियोर कहेंगे, जबकि वो वायुमंडल में हो। लेकिन अगर वो धरती से टकरा गया है और उसने इम्पैक्ट किया है धरती पर तो उसको कहेंगे मीटियोराइट। बात समझ में आई? तो एक ही बॉडी तीन तरीके से बिहेव कर सकती है, स्पेस में अलग, एटमॉस्फेयर में अलग और धरती पर अलग, ठीक है। तो ये तीनों अंतर आपको पता होंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की चीज़ यहाँ से शुरू होती है, मीटियोर, शावर एंड इम्पैक्ट, ठीक है। तो मीटियोर शावर क्या होती है, यहाँ पर देखो ये मीटियोर दूसरी वाली टर्म है जो कि एटमॉस्फेयर की है। अब यहाँ पर ये एक दिखाया है, ऐसे ही मैं अगर 1000 बना दूँ और 1000 एक साथ यहाँ पर गिर रहे हैं तो ऐसा लगेगा बारिश हो रही है, ठीक है, मीटियोर की। तो उस मीटियोर की बारिश को ही कहते हैं फॉर्मल भाषा में मीटियोर शावर, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छी लगती होगी, ठीक है। और लिटरेचर के अंदर इसको रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है हमारे पेपर के हिसाब से काम का ये है, दे आर कॉमेट डेब्रिस, याद रखना ये कॉमेट्स के डेब्रिस हैं, दैट मेक देयर वे टू द अर्थ व्हेन अवर प्लैनेट इंटरसेक्ट करता है कॉमेट के ऑर्बिट से। तो ये टूट जाते हैं और अर्थ की तरफ को मूव करने लगते हैं। इनको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। इनको ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, कई सालों से इसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है। इनका नाम कैसे दिया जाता है, इनका नाम दिया जाता है उस नेम्ड आफ्टर द कॉन्स्टिलेशंस दे आर सपोज टू ओरिजिनेटेड क्लोज टू। तो जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं उसके आधार पे जो इनका नाम है वो दिया जाता है। जैसे आप दो नाम देखेंगे, एक है परसीड और दूसरा है आपका लियोनिड। ये अभी 2020 में अगस्त नवंबर में देखने के लिए मिले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ परसीड्स एंड लियोनिड्स। तो याद रखना ये दोनों के दोनों जो है वो मीटियोर शावर के नाम हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। वाइल मीटियोर शावर्स आर फैंशियर, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मीटियोर इम्पैक्ट उतने ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो आकाश में देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा कि भाई कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन जब ये धरती पर इम्पैक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डैमेज यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो कभी कभी तो ये पूरी की पूरी स्पीसीज़ को ख़त्म कर देते हैं धरती पर, राइट। तो ऐसे देखे गए हैं। इन्फेंट अर्थ वाज विटनेसेस टू ए बाउंटी ऑफ सच इम्पैक्ट ऑफन रिजल्टिंग इनटू ए क्रेटर्स एज डीप एज दोज ऑन द मून्स। टिल डेट अराउंड 175 इम्पैक्ट क्रेटर्स हैव बीन रिकॉर्डेड। और इसके कारण तो बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, डायनासोर की 75% पॉपुलेशन यहाँ पर ख़त्म हो गई और सब ह्यूमंस की आपको बहुत सारी पॉपुलेशन ख़त्म होती हुई दिखेगी, ओके। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे कि बेरेंजर क्रेटर है एरिजोना के अंदर, ओके। उसके अंदर है किक्सुलॉब क्रिएटर, ठीक है। ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। नाम याद नहीं रखने एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये सब क्रिएटर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद
टुंगुस्का इवेंट है 1908 के अंदर हुई थी, और ये इट इज़ सेड टू बी द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला, याद रखिएगा इसको, टुंगुस्का इवेंट। ओके, 1908 के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर हुई थी। राइट, उसके बाद आपको ये नहीं याद रखना, ए मीटियोराइट क्विस्ट, मतलब कहने का ये है कि आइडेंटिफाई ए मीटियोराइट इज़ नॉट रियली ए केक वॉक बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी शाइनी, और ये सब हमारे काम का नहीं है। आपसे पीछे नहीं पूछेगा कि मीटियोराइट की खोज कैसे होती है। ये मीटियोर शावर का एक एग्जाम्पल है। अलग अलग तरीके के जो कॉमेट डेब्रिस है वो आपका अर्थ की तरफ को आता हुआ दिखेगा। ये जहाँ से आ रहा है उसके बेस पर हम इस मीटियोर शावर का नाम रखते हैं। मीटियोर शावर मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द आईसी कॉमेट्स, मैंने बताया कॉमेट से होते हैं, लेकिन वो आईसी होनी चाहिए, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर मिल गया। विद लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, और इनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में टिक पाएंगे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर होता है। ओके, while the flaring meteors manage to find their way to all kinds of poetic description, they rarely reach any of the labs as their lives eat away the journey through the sky। तो लिटरेचर के अंदर तो इनको लिखा जा सकता है कि भाई ऐसी बारिश हुई, लेकिन ये धरती पर गिरते नहीं, इसकी वजह से हमें इनके ऊपर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनके ऊपर रिसर्च नहीं हो पाती है। अगर आपको ये देखने हैं तो आपको बड़ी बड़ी जो बैरन लैंड्स हैं वहाँ पर आपको देखना मिले, मतलब ये है कि ये गिरते कहाँ पर हैं। ठीक है, तो गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ओके, तो जैसे बैरन लैंड्स हैं विद नेग्लिजिबल वेजिटेशन, वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको मीटियोराइट गिरते हुए दिख जाएंगे। ओके, मीटियोर्स गिरते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद लाइट कलर सॉइल होगी, वहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे कि मोजावे डेजर्ट है कैलिफोर्निया का, या फिर अंटार्कटिका है, यहाँ पर आपकी ज़्यादा चॉइसेस रहती हैं कि यहाँ पर मीटियोर गिर सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगी। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था, उसके अंदर पूरी जो आपकी सोलार सिस्टम है उसके बारे में बता दिया कि किस तरीके से हमारा जो सोलार सिस्टम है वो क्रिएट हुआ। एज अवर सोलार सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम अ डेंस क्लाउड ऑफ इंटरस्टेलर गैस, जो कि आपकी ये हो गई इंटरस्टेलर। मैंने आपको बताया कि इंटरस्टेलर स्पेस जो है उसके अंदर गैस है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपका यहाँ पर प्लाज्मा भी मिल जाएगा। तो उस गैस के कारण जो हमारा सोलार सिस्टम है यहाँ पर फॉर्म हुआ लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो। द प्रोसेस जो है वो कैप्चर की गई इन द एस्ट्रॉयड कॉमेट एंड इंटरप्लेनेटरी डेस्क। ये हुआ क्या है वो देखिए आप यहाँ पर कि कोलैप्स ऑफ द डेंस क्लाउड रिजल्टेड इन द स्वर्लिंग डिस्क ऑफ मटेरियल, जिसको कहते हैं सोलार नेबुला। तो ये जो इमेज आपको दिखेगी ये मिलेगी आपको सोलार नेबुला की। इसके चारों तरफ जो ये आपको डस्ट का आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, एक रिंग टाइप की, इसको कहते हैं सोलार नेबुला। हाई प्रेशर एट द सेंटर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन को फॉर्म कर देता है इन द हीलियम, जिसकी वजह से आपका सन यहाँ पर जनरेट हुआ। तो ऐसे ही प्रोसेस हुई। एक स्लाइड में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें पता लग गई कि क्या होता है सोलार नेबुला। इंटरस्टेलर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। इस तरीके से आपकी जो अर्थ यहाँ पर जनरेट हुई। ऑलराइट, further out in the disk the matter was constantly undergoing the violent interaction। आपका जब सन बना, सन के बाद आपका देखेंगे कि जो मैटर है वो आपके फिर से इंटरेक्शन करने लगा, जो चारों तरफ का मैटर था, जिसके कारण आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो यहाँ पर जनरेट हुए। और इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखने के लिए मिली। वो रेमनेंट्स है जो बच गए, उन सभी को हमने यहाँ पर एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स का नाम दे दिया है। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर न्यूज़ में आई जिसका नाम है कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स। ये क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं एक क्लास ऑफ स्टोनी मीटियोराइट्स होते हैं। ये याद रखना, स्टोनी मीटियोराइट्स हैं डेट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन। इनके अंदर कार्बन का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, और साथ ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनके अंदर मिल जाएंगे। ऑफ दीज वन ऑफ द मोस्ट सूटेड वन इज़ द मर्चिसान मेटेरॉइड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैल हुआ 1969 के अंदर। इनके अंदर एमिनो एसिड आपको मिलेगा जो कि बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है। ऐसा ही एक जो आपको कॉन्ड्राइट मीटेओराइट है, यानी कि इस तरीके का ही, ये आपको बिहार के अंदर भी गिरता हुआ दिखेगा 2019 में। ठीक है, तो ये करंट अफेयर यहाँ पर बन जाता है। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स होते क्या हैं। तो ये क्लास होती है मीटेओराइट की। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक न्यू मिनरल, यहाँ पर आपका देखने के लिए मिला, जिसका नाम है डाउन विल्हेमसाइट। ठीक है, तो ये आपका मिनरल देखने के लिए मिला। ये डिस्कवर हुआ क्यों? क्योंकि एक लूनार मीटेओराइट हमारी जो धरती है वहाँ पर गिरा था पिछले साल। लूनार मीटेओराइट का मतलब है कि जो आपका मून है उसके टुकड़े यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले, धरती पर आकर के गिरे, ये रहा टुकड़ा। ठीक है,
तो इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड हाई प्रेशर मिनरल है, रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड डेट इवॉल्व अंडर द एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन में ये आपका जो मिनरल है यहाँ पर बना है। ये प्रूव करता है कि जो अर्थ का मेंटल है उसके अंदर मिनरल्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आउटर स्पेस में भी ऐसे ही मिनरल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और सिमिलर एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या है, लूनार मीटियोराइट है, इतना याद रखना है। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मिलेगा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि इंटरस्टेलर होता क्या है, कि जो आपका हीलियोस्फीयर है उससे आगे का जितना इलाका है वो इंटरस्टेलर स्पेस कहलाता है। उस इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं आया था, लेकिन अब देखें अगर आप, तो कैन वी फाइंड मीटियोराइट्स विद ओरिजिन आउटसाइड डेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे सोलर सिस्टम से आगे के जो मीटियोराइट्स हैं वो धरती पर गिरे हों? ठीक है, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब हमारे सोलर सिस्टम से आगे इंटरस्टेलर स्पेस से ऐसा कोई मटेरियल है जो हमारे पास आया हो? तो हाँ जी, हमारे पास है, हमारे पास है, और इसका नाम है ओमामा। ठीक है, तो नाम कुछ भी हो, आप प्रोनाउंसिएशन खुद ही कर लेना, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हवानियन में गिरा और आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टू बी लोकेटेड वांडरिंग इन द मिल्की वे। कहने का मतलब ये है कि ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का है। ओके, तो ये एग्जैक्ट इमेज ऐसी की ऐसी आपको याद रखनी है। इट इज़ नॉट अ मीटियोराइट इन अ ट्रू सेंस एज इट सिंपली अ डिटैच्ड पार्ट ऑफ सम पेरेंट बॉडी, बट ये हमारे पास आकर के गिरा है और बाहर से आया, इसीलिए हम इसको मीटियोराइट कहेंगे। ओके, या टू फाइंड द फाइनल डेस्टिनेशन, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कहाँ से आया है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये इंटरस्टेलर स्पेस से ही आपके पास यहाँ पर आया है। 2014 में हमारे पास ये आया था, और ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऐसी और भी बॉडीज़ हो सकता है आगे भी आए। तो इसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे, और स्टडी करने के बाद हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि ये कहाँ से आया है और किस तरीके से आउटर स्पेस में, यानी जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसमें किस तरीके का मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद आगे चलें तो एक फीचर आर्टिकल मिलता है अबाउट द स्पेस डेब्रिस, जो कि पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, स्पेस डेब्रिस के ऊपर आर्टिकल आपके सामने है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपके काम की जाती हैं। देखिए 3 ऑर्बिट हैं, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और द जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। 3 तरह के ऑर्बिट आपको यहाँ पर मिलेंगे, तीनों की रिप्रेजेंटेशन भी मैंने यहाँ पर आपको साथ में दी है। अभी 60 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन हाल ही में जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। हमें हर तरीके का सैटेलाइट चाहिए, रिमोट सेंसिंग हो, हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए, नेविगेशन सैटेलाइट चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग, जिसकी वजह से हमने हज़ारों सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट आकाश में भेज दिए हैं। हर एक देश का अपना अपना सिस्टम ऐसे चल रहा है। ऊपर से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहले से ही मौजूद है, जो कि आपका बड़ी 5 कंट्रीज़ ने मिलकर के बनाया है। ओके, तो जो नंबर है सैटेलाइट्स का, स्पेस क्राफ्ट का, प्रोब्स का, स्पेस स्टेशंस का, ये सब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और ये सब यहाँ पर अगर बढ़ता जा रहा है तो उसी के कारण स्पेस डेब्रिस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जिससे कि लो अर्थ ऑर्बिट और आपका जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जो आपके अंदर की 2 हैं, उन दोनों के अंदर सैटेलाइट की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो द इंक्रीजिंग डेंसिटी इज़ क्रिएटिंग द चैलेंजेस फॉर द सेफ एंड हेल्दी ऑपरेशन इन द फंक्शनल सैटेलाइट्स एंड द स्पेस क्राफ्ट। ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन अपना शुरू करना होता है, क्योंकि मेंस का टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें तो डेब्रिस क्रिएटेड फ्रॉम ओल्ड आउटलिव्ड स्पेसक्राफ्ट अपर रॉकेट स्टेज एंड देयर रेमनेंट्स, जो स्पेसक्राफ्ट हमारे ख़राब हो चुके हैं, जो प्रॉप्स हमारे ख़राब हो चुके हैं स्पेस में, वो सब क्रिएट कर देते हैं आपका स्पेस डेब्रिस। ओके, और आपको यहाँ पर मिलेगा कि एक पोटेंशियल थ्रेट बन करके सामने आ रहा है फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जो हमारे करंटली फंक्शनल स्पेस क्राफ्ट हैं उनके लिए। क्योंकि वो उनसे टकराएगा, उनसे टकराने के बाद जो हमारे फंक्शनल चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। ओके, तो साइज कुछ भी हो सकता है, एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी हो सकता है डेब्रिस का, और बहुत बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है। दीज स्मॉल साइज़ जो पीस हैं ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं कंपेयर टू द बड़े, क्योंकि उनको लोकेट करना आसान होता है, उनको देखना आसान होता है। जो स्मॉल साइज़ पीसीज हैं डेब्रिस है उसको यहाँ पर नहीं डिटेक्ट किया जा सकता आसानी से। वेलोसिटी भी काफ़ी होती है, 7 किलोमीटर पर सेकंड से 10 किलोमीटर पर सेकंड तक जाती है, जो कि आपका स्पेस स्टेशन को इम्पैक्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए काफ़ी है। ओके, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। ये इमेज में दिखा रहा है कि किस तरीके से एक छोटे से ऑब्जेक्ट ने आकर के इनकी विंडो पर टक्कर मारी, जो कि एक डेब्रिस था, जिसकी वजह से जो विंडो थी, जो कांच था लगा हुआ, उस पर थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। ओके,
तो आपका जो आपका ये डेब्रिस है, इसके कारण फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा, साथ ही आपका जो ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स हैं उन पर भी आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा, जो छोटे आपके डेब्रिस होते हैं, मिलीमीटर साइज ऑर्बिटल डेब्रिस जो होते हैं, उनका जो डेंजर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इज़ द हाइएस्ट पेनिट्रेशन लिस्ट विद मोस्ट रोबोटिक स्पेस मिशन ऑपरेटिंग इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब ये किस तरीके का इम्पैक्ट है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, स्पेस डेब्रिस हैज़ अफेक्टेड अर्लियर स्पेस शटल मिशंस एंड प्रेजेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2। ये इमेज इसी चीज़ की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी यहाँ पर इसने इम्पैक्ट किया, ह्यूमन लाइफ्स को भी इम्पैक्ट करेगा, स्पेस शटल को भी, ISS को भी। और जो स्मॉल साइज डेब्रिस हैं उनको डिफ़िकल्ट ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से इनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ओके, तो ये सब पॉइंट हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इस समय जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे इसरो ही है, उसने उसने क्या किया कि अपने पर्सनल यूज़ के नहीं, लेकिन अमेजोनिया 1 और 18 को पैसेंजर सैटेलाइट को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यहाँ पर भेजा है। ओके, तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो यूज़ यहाँ पर बढ़ता चला रहा है, उससे भी डेब्रिस यहाँ पर बढ़ेगा, और हमारे पास क्लीन करने के कोई भी मेथड यहाँ पर नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर समय थ्रेट में रहता है, और बिगेस्ट चैलेंज है उसके लिए आपका स्पेस डेब्रिस। Okay, tracking space debris which can be the potential threat to the station with minimal error of the most difficult part. Okay, more than 23,000 ऑब्जेक्ट्स ट्रैक की जाती है, मॉनिटर की जाती हैं कि आप कौन सा टकराने वाला है, कौन सा टकराने वाला है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब याद रखो आप। ऑलराइट, ओके, तो ये चीज़ें हैं आपका। द ISS हैज़ कैनडरम 2, द नेक्स्ट जनरेशन वर्जन ऑफ द कैनाडम और द डेक्स्टर। ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है, ये रोबोटिक आर्म्स है जो कि आपके इसके जो कंपोनेंट हैं ISS के उसको तैयार करती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, और ये कनाडा के अंदर है। ओके, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें काम की हैं, फिर भी मैंने इनको हाईलाइट कर ही दिया। ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है आपकी कैसलर सिंड्रोम के बारे में। कैसलर सिंड्रोम के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही चाहिए, PT का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कैसलर सिंड्रोम, इसको कैसलर इफेक्ट भी कहा जाता है, इसको कॉलेजनाइज कास्केडिंग भी कहा जाता है। और इसको यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये 1978 में दी गई थी बाय द नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर एक पेपर था, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट द क्रिएशन ऑफ द डेब्रिस बेल्ट। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो कि हमारी सबसे निचली परत आपको दिखेगी, ये रही आपकी जो रेड कलर वाली है, ये आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है। इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू द स्पेस पॉल्यूशन इज़ हाई एनफ दैट द कोलिजन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट कुड कॉज अ कास्केड इन विच द ईच कोलिजन जनरेट्स स्पेस डेब्रिस दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ फर्दर कोलिजन। अवर इम्प्लीकेशन इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेब्रिस इन ऑर्बिट कुड रादर स्पेस एक्टिविटीज़ एंड यूज ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस ऑर्बिटल इमेज डिफिकल्ट टू द मैनी जनरेशन। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए आप, ये जो लाइन मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ये लगभग सन 2000 की लाइन है। सन 2000 के बाद से आप देखिए, इसको मैं हटाता हूँ, सन 2000 के बाद से आप देखिए कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है स्पेस के अंदर। ग्राफ देखिए, तो ये जो कैसलर सिंड्रोम है, पहली बात तो याद रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है। दूसरी चीज़ ये बताता है कि डेंसिटी ऑफ द पॉल्यूशन और स्पेस पॉल्यूशन वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, जिससे कास्केडिंग इफेक्ट होगा। आप समझिए कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो आपस में टकराएंगे, उनसे 3 हो जाएंगे, 3 होने के बाद वो 3 आपस में टकराएंगे, 6 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको मिलेगा कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि आपका जो सैटेलाइट का यूज़ है आने वाले समय में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। इसी वजह से जो सोलार डेब्रिस है उसको स्पेस से हटाने की ज़रूरत है, सोलार स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब ये स्लाइड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो सोलार डेब्रिस है उसको किस तरीके से हटाओगे, तो उसके लिए हमें नए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सस्टेनेबल और फीजेबल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक इस मिशन चलाया गया था जिसका नाम है द क्लियर स्पेस 1 मिशन। ये स्विस मिशन था, और इन्होंने यहाँ पर ये मिशन जो चलाया था वो आपका जो ओल्ड रॉकेट हार्डवेयर्स हैं, जो आकाश में स्पेस डेब्रिस है उसको क्लियर करने के लिए नाम चलाया गया था। नाम से स्पष्ट है, क्लियर स्पेस 1। इट विल बी द फर्स्ट यूरोपियन मिशन जो डेप्लॉय करेगा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, और डेवलप किसके द्वारा किया गया, नॉट इम्पोर्टेंट। द पर्पज़ आपको पता चली गया, जो आपका स्पेस जंक है, जो ओल्ड सैटेलाइट्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जो चंक यहाँ पर बन चुका है, उन सभी को हटाना है। ओके, तो ये मूवी है ग्रेविटी, इसके अंदर भी ये सब चीज़ें दिखाई गई थी कि किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है आपका सोलार डेब्रिस का। ओके, तो टाइम मिले देख लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा।
ओके इस मेथड के अंदर आप देखेंगे कि डेस्ट्रक्टिव री एंट्री बिल्ड डेस्ट्रॉय, और इसको अभी लॉन्च किया जाएगा 2025 के अंदर। ओके तो ये अभी तो लॉन्च भी नहीं किया गया भाई, ठीक है, 2025 के अंदर लॉन्च करने का हमारा प्लान है। दूसरा मिशन मिलेगा आपको एस्ट्रो स्केल एंड ऑफ लाइफ सर्विस बाई एस्ट्रो स्केल डेमोन्स्ट्रेशन, ELSD मिशन, जैपनीज कंपनी का मिशन है। एंड ऑफ लाइफ सर्विस बाई एस्ट्रो स्केल डेमोन्स्ट्रेशन इसका नाम है। दुनिया का पहला कमर्शियल मिशन है टू प्रूव द कोर टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर द स्पेस डेब्रिस डॉकिंग एंड रिमूवल, उनको यहाँ पर रिमूवल करने का काम करेगा। किसी स्पेस है, कोई आपका स्पेस क्राफ्ट है, उसकी एंड हो गई है, लाइफ खत्म हो गई है, या फिर उसने सर्विस देना बंद कर दिया है, अब वो एक एक्टिव डेब्रिस यहाँ पर बन गया है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी हो जाएगा। रिमूव करने के बाद हम उसको दोबारा से रिसाइकिल वगैरह करके उसकी लाइफ को एक्सटेंशन कर सकते हैं, या फिर उसमें एडिशन कर करके हम यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा काम इसके अंदर यहाँ पर किया जाएगा। कंपनी का नाम है एस्ट्रो स्केल। ओके ऑलराइट, ऐसे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिर ये सब चीज़ें, ये जो दोनों इनिशिएटिव मैंने बताई, ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में ये सब चीज़ें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाय यूजिंग रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब इन सब से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उससे उससे अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हमें यहाँ पर लानी पड़ेंगी, और हमें यहाँ पर अंतरिक्ष स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ये कंक्लूजन हो गया। मेंस का आर्टिकल लिख सकते हो? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए? जी हाँ बिल्कुल हो गए, बस बात खत्म हो गई। उसके आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है अगला आर्टिकल, फीचर आर्टिकल मैस्करेड ऑफ द स्पीयर्स। ये आर्टिकल हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल के अंदर था क्या, और एक दो पॉइंट भी हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। ओके तो ये जो आर्टिकल है, ये आपका बेसिकली जो ग्रहण होते हैं, एक्लिप्सिस होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मोस्टली जो फोकस किया गया है वो सोलार एक्लिप्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। ओके तो ये काम का नहीं था पेज, ये पेज काम का नहीं था, ये पेज काम का नहीं था, ये पेज काम का नहीं था, ये पेज भी काम का नहीं था। तो फिर काम का क्या था? काम का ये था कि इसके अंदर आपका एक टर्म यूज़ की गई थी, बेलेज बीड, जिसको दूसरी भाषा में डायमंड रिंग भी कहा जाता है। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, पर फिर भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। ये एक इफेक्ट है, ये एक फीचर है जो कि आपका नज़र आता है टोटल यस एनुलर सोलर एक्लिप्स के दौरान। तो याद रखना कि बेलेज बीड इज़ अ फीचर ऑफ सोलर एक्लिप्स। ओके एज द मून कवर कर लेता है सन को ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, तो आपको जो इसके चारों तरफ इस तरीके की संरचना देखने के लिए मिलेगी, डायमंड के रिंग जैसी। अगर पूरी है तो डायमंड का रिंग हो गया, और अगर इस तरीके की आपको सिर्फ एक आर्क नज़र आ रही है तो बेलेज बीड यहाँ पर उसको यहाँ पर कह दिया जाता है। ओके तो ये चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी आप यहाँ से छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दो टर्म दिखेंगी, UMBRA अम्ब्रा एंड द पेनम्बरा। ओके तो ये टर्म भी आपको यहाँ पर देखनी है। जैसे यहाँ पर आपका सन है, बीच में मून आ गया, यहाँ पर आपकी अर्थ आ गई, तो ये आपका सोलार एक्लिप्स हो गया। सोलार एक्लिप्स के दौरान जो छोटी वाली परछाई यहाँ पर आपको दिख रही है उसको अम्बरा कहते हैं, और जो बड़ी परछाई आपको दिख रही है उसको पेनम्बरा कहते हैं। ऐसे ही आपको मिलेगा ये दोनों चीज़ें कि जो आपका लूनार एक्लिप्स है उसके दौरान भी ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। जो छोटी परछाई जिसकी नोक अंदर की बाहर की तरफ जा रही है उसको यहाँ पर UMBRA कहा जाता है, और जो आपकी बड़ी परछाई है जो कि आपकी बहुत चौड़ाई में जा रही है उसको पेनम्बरा कहा जाता है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी सी आपको ऐसे ही मिल जाएगी, बट आपको चीज़ें समझनी है कि क्या होता है। फिर एक टर्म मिलेगी शैडो बैंड। शैडो बैंड आर द थिन वेवी लाइन्स ऑफ द अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क दैट कैन बी मूविंग undulating in the parallel or plane colored surface immediately before and after a total solar eclipse। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है कि सोलार बैंड जो है वो एक फीचर है, टोटल सोलार एक्लिप्स का, लूनर एक्लिप्स का फीचर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सोलार बैंड जो है वो इमीडिएटली बनते हैं बिफोर एंड आफ्टर ए टोटल सोलार एक्लिप्स। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके तो इतना आपको यहाँ से याद रखना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। ओके उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर मिलेगा ये ऑब्ituary यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे जो एक खास आदमी थे जिनका नाम था आपका श्री कुमार बनर्जी, उनकी यहाँ पर देखने के लिए मिली। न्यूक्लियर मटेरियल साइंटिस्ट थे। हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या था। ठीक है तो ये आपके फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं इंडियाज़ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और इन्होंने जो अपनी PhD की वो बेसिकली खड़गपुर IIT से, और जो इनका मेन काम था वो था आपका जिरकोनियम एलॉय के ऊपर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिरकोनियम एलॉय के ऊपर। अब यहाँ पर एक हाईलाइट किया गया है पैसेज, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको मिलेगा, रिसोल्विंग द जिरकोनियम क्लैडिंग मटेरियल प्रॉब्लम एनकाउंटर इन द हैवी वाटर बेस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी। तो उस समय की बात है, ये सब हैवी रिएक्टर यहाँ सब डेवलप हो रहे थे। उस समय हमारी ये प्रॉब्लम हो रही थी क्लैडिंग मटेरियल की प्रॉब्लम, जो कि जिरकोनियम यहाँ पर कर रहा था, उसको इन्होंने इसको सोल्व किया। ओके तो यही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मुझे नहीं लगता यहाँ पर पूछा जाएगा, बट आपको ये यहाँ पर
देख लेना है कि जिरकोनियम रिलेटेड है हैवी वाटर बेस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी से। और ओके तो ये सब चीज़ें ही एड्रेस द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय द जिरकोनियम एलॉय एंड फैसिलिटेट द फर्दर ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियर पावर बेस्ड इन द हैवी वाटर टेक्नोलॉजी रिएक्टर्स। तो इंडिया के अंदर अगर आपको लिखना हो कि इंडिया के अंदर जो हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आए, तो आप ये सब लिख सकते हो कि जिरकोनियम सिचुएशन को भी यहाँ पर सोल्व किया गया वगैरह वगैरह। कैसे सोल्व किया गया भाई, नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट था पढ़ाया जा रहा है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर आपके जो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे वो यहाँ पर गुजर गए, जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। पद्म विभूषण इनको मिल चुका था, और इनके बारे में देखते हैं कि क्या हमारे काम का हो जाता है। सबसे पहली बात तो इनकी जो फ़िलोसफी थी वो गांधी जी की फ़िलोसफीज़ के ऊपर थी। और आपका ये तो आपको पता ही होगा कि ये चिपको मूवमेंट से यहाँ पर जुड़े हुए थे। 1970s का मूवमेंट है। और साथ ही इनका जो एक और मूवमेंट था एंटी टिहरी डैम मूवमेंट। टिहरी डैम की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा बना दी थी सरकार ने। इन्होंने कहा भाई नीचाई कम रखो इसकी, तो सरकार को प्रेशर में आकर के नीचाई कम रखनी पड़ी। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पर ये काम किया। सुंदरलाल बहुगुणा 21 मई 2021 को इनकी यहाँ पर डेथ यहाँ पर हो गई। ओके, तो इन्होंने स्पेशल फोकस दिया पदयात्रा की तरफ, मार्चिंग और फूड की तरफ। और देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ आपको कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। इन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू नहीं किया था। शुरुआत किसने की थी चिपको मूवमेंट की? ये शुरू की गई थी बाय द गोरा देवी। ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेस्टिंग द एक्सिंग ऑफ ट्री बाय हगिंग डैम वाज इनिशिएटेड बाय द गोरा देवी, जो कि आपकी गढ़वाल रीजन की थी। इनका स्टैचू भी वहाँ पर बना हुआ है। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा जी इन्होंने इस मूवमेंट को डायरेक्शन दी और इस मूवमेंट को माउल्ट किया अलोंग द अपने कलीग्स के साथ मिलकर के। तो इस मूवमेंट को दिशा इन्होंने दी, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। इसको शुरू किया था गौरा देवी जी ने। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर इनका फोकस था 3F की तरफ, फूड, फाइबर और फ्यूल, जो कि हमें यहाँ पर फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसकी वजह से उनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, वुमेंस के इन्वॉल्वमेंट को इन्होंने कभी नहीं मना किया। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में वुमेंस का इंपॉर्टेंस इन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद आपको मिलेगा कि चिपको मूवमेंट के लिए इन्होंने अच्छी खासी पद यात्राएँ भी यहाँ पर की। ओके, तो 1970 की बात है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपके फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर घट रहे थे, और इन्होंने जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है उसको यहाँ पर कम किया अपने मूवमेंट के ज़रिए। ओके, इन्हीं की वजह से आपकी जो हाइट है टिहरी डैम की उसको यहाँ पर कम किया गया। ही वॉज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स इन द हिमालयाज़। क्योंकि उससे सिंपल सी बात है कि जो एंटायर इकोलॉजी है, जो रिवर की नेचर है, उस पर फ़र्क पड़ता है। ओके, वो कहते थे स्मॉल डैम्स बनाओ, ठीक है, लोकल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर पहुँचाओ। ओके, तो ऊंचे डैम बनाने को इन्होंने मना किया था, जिसकी वजह से एंटी टिहरी डैम प्रोटेस्ट के ये आपके जुड़े रहे। ओके, ये मिलेगा आपको। ही वाज अगेंस्ट कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, और राइट, और वाटर कंजर्वेशन यहाँ पर होना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पर होना चाहिए रिवर्स के अंदर। फ्लोरा और फोना को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन और नेचर का को एग्जिस्टेंस भी यहाँ पर मानते थे। और गंगा को एब्रल बहने दो, ये इनका स्लोगन भी था। ओके, और इन्होंने 9 सितंबर को डिक्लेयर किया हिमालय दिवस। इनका फोकस था कि हिमालय के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अच्छे खासे फोकस करे, जिसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ भी शुरू किया। ओके, इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री को भी यहाँ पर वरीयता दी हिमालय रीजन के अंदर। और सॉइल इरोजन, फ्लड, डेजर्ट्स, ये सब सिचुएशंस ना हो, इसको भी रोकने के लिए अच्छे खासे काम किए। इसी की वजह से इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, तो यही है इस धरती पर रहने का जो आपका पे है नेचर को, वो आपका एक्टिविज़म होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि एक्टिविज़म जो है वो आपका रेंट है जो आप इस धरती को दे करके जाओगे। और जब इन्होंने यहाँ पर कोविड-19 से अपना बेड खाली किया तो इन्होंने यही कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब मेरा काम इस धरती पर पूरा हो चुका है। तो आदमी ऐसा ही होना चाहिए कि आपको किसी तरीके का मलाल न रहे कि मैंने इस धरती पर आया और कुछ भी नहीं किया। ओके, तो आपको ये सब सीखना पड़ता है। ठीक है, ओबिचुरी है, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, इनके वर्क पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और पूछा जा सकता है, बट इंसान कभी नहीं भूला जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद ये एक और ओबिचुरी यहाँ पर हुई जो कि छोड़ते हैं। ठीक है, काम देख लेते हैं इनका क्या था। ठीक है, मैंने बताया कि आदमी काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। तो इनका काम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया। उसके बाद यहाँ पर
देखिए दो तरीके के इन्होंने यहाँ पर सॉलिड जो है वो बताए। इन्होंने कहा कि दो तरीके के सॉलिड हैं, पहला है क्वार्टज क्रिस्टल और दूसरा आपका यहाँ पर मिलेगा एमोर्फस सॉलिड। तो इन्होंने कहा सॉलिड दो तरीके के होते हैं, पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर आपके जो कंपोनेंट्स हैं हुज कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटिंग 3 डायमेंशनल एरे। याद रखना रेगुलर, ये जो आपको इमेज दिख रही है क्रिस्टल की इमेज है, ओके। इसको इन्होंने कहा क्रिस्टल लैटिस। और दूसरा इन्होंने बताया एमोर्फस सॉलिड जिसके अंदर आपको मिलेगा कि रैंडमली अरेंज होते हैं उसके कंपोनेंट, जैसा कि ये रहा हो, ठीक है। तो दोनों तरीके के आपको बताया। अंतर आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में अंतर क्या होता है। तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको मिलेंगे कि रेगुलर तौर पर जुड़े होते हैं और उसके रैंडमली यहाँ पर होते हैं, ओके। तो if the liquid phase is almost of almost any substance is cooled fast enough and such is prevents the atom from arranging themselves in a regular array, it can solidify into the amorphous solid। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी सब्सटेंस को यहाँ पर कोल्ड करेंगे और उसके जो कंपोनेंट हैं वो अगर रेगुलर तरीके से अरेंज नहीं होते हैं तो वो इरेगुलर तरीके से अरेंज होंगे, और जब रैंडमली अरेंज होंगे तो उसको हम एमोर्फस सॉलिड कहेंगे। ये पॉइंट था, याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद आपको यहाँ पर आर्टिकल मिलेगा द मैन बोर्न ऑन द अर्थ बरीड ऑन द मून। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है आपकी इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर यूजीन एम शूमेकर के बारे में, जो कि आपको 28 अप्रैल 1928 को पैदा हुए थे और 18 जुलाई 1997 को यहाँ पर आपके ये ख़त्म हो गए। इनका काम देखिए, पायनियर ऑफ द एस्ट्रोजियोलॉजी, प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमी एंड इम्पैक्ट क्रेटरिंग स्टडीज़, इनके ऊपर इन्होंने यहाँ पर वर्क किया। इतना ही काफ़ी था, इसके आगे नहीं जाएंगे। अब आगे चलते हैं, जो कि आपका आर्टिकल आ जाता है इनफाइनाइट यूनिवर्स के ऊपर, जिसको कहा जाता है मल्टीवर्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो काम के आर्टिकल्स हैं वो पढ़ चुके हैं, और एक तो काम का आर्टिकल आएगा उसको डिटेल में देखेंगे। इनफाइनाइट यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स की तरफ यहाँ पर चलते हैं, जिसके ऊपर ये अभी शायद मूवी भी आने वाली है, नो वे होम, ओके। तो क्या है द आइडिया ऑफ एन इनफाइनाइट यूनिवर्स एंड यूनिवर्सेस हैज़ सर्वाइव्ड एज मैनी ग्रेट थिंकर्स। आइजैक न्यूटन ने भी इस बात को कहा था, इमैनुअल कांट ने, ठीक है, हेनरिच हेन ने, थॉमस डिगेस है, माइकल डे मॉन्टिजेन है, इन सभी ने यहाँ पर बताया था कि यूनिवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, एक अकेला यूनिवर्स नहीं हो सकता है। मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर दिया था। डीप थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हैव इनकॉर्पोरेटेड द प्लूरलिटी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स जो है वो सिंगुलर नहीं है, काफ़ी सारे हैं। और इस चीज़ को यहाँ पर देखते हुए दिस आइडिया नोन एज द मल्टीवर्स इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ द मॉडर्न साइंस। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च यहाँ पर चल रहे हैं लगातार, ओके। तो एक स्लाइड और देख लेते हैं, बाकी कुछ काम का नहीं है। द लॉस ऑफ द पैराडाइज, द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स, जिन्होंने इस आइडिया को यानी इनफाइनाइट यूनिवर्स के आइडिया को यहाँ पर बढ़ावा दिया, उनका नाम है थॉमस डिगेस। और ही वाज द वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कॉर्पोरेशन साइंटिस्ट बिलीविंग इन द हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड मॉडल। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, मल्टीवर्स के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आर्टिकल आपके काम का हो जाता है इंटरप्ले ऑफ डाइवर्स एटमॉस्फेयर। इंटरप्ले ऑफ डाइवर्स एटमॉस्फेयर, इसके अंदर भी हम यहाँ पर 2-3 स्लाइडें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया गया था। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जैसे कि धरती पर आप यहाँ पर जाते हैं तो हर एक कुछ समय के बाद आपका जो मौसम है वो यहाँ पर परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसा जो बाउंड्रीज़ हैं वेदर के बीच की वो आपको धरती पर देखने के लिए मिलेंगी। द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट ईच इन स्टोन, तो हमारी ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में धरती की तरह स्टोन आपके देखने के लिए मिलेंगे। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड ऑफ मैनी एटमॉस्फेयर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है द एटमॉस्फेयर इज़ मेड ऑफ मैनी एटमॉस्फेयर दैट सीम्स टू मर्ज इनटू एंड सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर सीमिकली ऑल एट वंस। तो कहने का मतलब समझिए आप कि ये कहा क्या जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के एटमॉस्फेयर मिल जाएंगे। जैसे आयनोस्फेयर अलग होता है, मीजोस्फेयर अलग होता है, एक्सोस्फेयर अलग होता है, ओके, ट्रोपोस्फेयर अलग होता है। ये सब चीज़ें आपकी जो हैं वो अलग अलग ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन से, अलग अलग नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल से यहाँ पर बने हुए होते हैं। इनके अंदर अलग अलग कंसनट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। आपको जो पॉइंट याद रखना है कि आपको याद रखना है कि 2 तरीके के एटमॉस्फेयर होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर। द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दैट प्रीडोमिनेंट इन देम आर समटाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म रिफर्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ नो इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी एटमॉस्फेयर के अंदर आपके बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के यहाँ पर हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में है ही क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है, 99% तक तो यही आपकी मिल रही है, ओके। तो एटमॉस्फेयर इन्हीं का बना हुआ है, इन्हीं की अलग अलग कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी। इन्हीं के बेस पर जो है आपका जो एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में डिक्लेयर कर लिया है। अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, अगर इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर कहा जाएगा। और अगर आपके यहाँ पर जो आपको मिलेगा
कि इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसको यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड कहा जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद आयोनोस्फीयर की एक और यहाँ पर डेफिनेशन आपको मिलेगी जो कि 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर जो करंट हैं वो फ्लो होती हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एंड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन द सदर्न हेमिस्फीयर ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है। अब ये आर्टिकल हम डिस्कस क्या कर रहे हैं वो समझो। इंटरप्ले ऑफ डाइवर्स एटमॉस्फेयर, मैंने आपको बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आपको अलग अलग परतें मिल जाएंगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और ये आपका आयनोस्फेयर। ठीक है, इसी तरीके की आपको बहुत सारी परतें मिल जाएंगी। इनका कहने का मतलब है कि इन परतों के बीच में आपका जो आपका फ्लक्चुएशन होता रहता है, इन परतों के बीच में आपका फ्लक्चुएशन यहाँ पर होता रहता है, जिससे कि इंटरप्ले ऑफ डाइवर्स एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो फ्लक्चुएशन है ये क्यों देखने के लिए मिलेगा, ये देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, ठीक है, आयनो, एक्सो, ये सब मिलेगा आपको। ये जो फ्लक्चुएशन है ये क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके की करंट्स हैं, फोर्सेस हैं, विंड्स हैं अपर एटमॉस्फेयर की। इन सब के कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर मूव करता रहता है, वो हमारा एटमॉस्फेयर मर्ज होता रहता है, सेपरेट आउट होता रहता है। ओके, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है कि क्या होता है। जैसे मैंने अभी आयनोस्फेयर का बताया कि इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से इसका जो मर्जिंग है, सेपरेटिंग आउट है, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर आती कौन सी चीज़ें हैं, जैसे टाइडल विंड्स हैं, जैसे सोलार विंड्स हैं, आयनोस्फीयर करंट्स हैं, ग्रेविटी वेव्स हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, यूवी रेज हैं, क्लाइमेट इरेगुलरिटीज़, इन सब की वजह से फ्लक्चुएशन देखने के मिलता है एटमॉस्फेयर में विभिन्न विभिन्न परतों में। तो अलग अलग जो एटमॉस्फेयर हैं, अलग अलग जो आपके ये परतें हैं, उन सब के बीच में फ्लक्चुएशन इस वजह से देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा जिसको कहा जाता है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट। जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट है इसका पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रोजेट इज़ अ नैरो रिबन ऑफ करंट फ्लोइंग ईस्ट वार्ड। याद रखना कि ईस्ट वार्ड फ्लो ऑफ करंट को कहा जाता है इन द डे टाइम, ये भी याद रखना। और इक्वेटोरियल रीजन के अपर एटमॉस्फेयर यानी कि आयनोस्फेयर में आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ विच एटमॉस्फेरिक लेयर। ओके, तो आयनोस्फेयर का कंसेप्ट है। ऐसे ही एक कंसेप्ट होता है सोलार क्वाइट का, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन ये भी कंसेप्ट है आपका आयनोस्फेयर का। तो आप देखिए कि ये आपका इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल के ऊपर चले जाओ आयनोस्फेयर में, तो आयनोस्फेयर में ईस्ट की तरफ को आपको जो है इस तरीके का फ्लो देखने के लिए मिलेगा, ईस्टवर्ड करंट फ्लो मिलेगा, जिसको कहा जाता है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट। ओके, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं जाना, इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं और ये आपको एक फीचर आर्टिकल मिलेगा, द पीक इनटू द प्लैनेटरी मैग्नेटिज्म। प्लैनेटरी मैग्नेटिज्म मतलब हर एक प्लैनेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग अलग फीचर्स हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ओके, तो ये हमारी आपको अर्थ मिली कि इसकी एक मैग्नेटिक अक्ष यहाँ पर होती है, नॉर्थ साउथ की तरफ को इस तरीके से मूव होता रहता है, जिसके बेस पर हमारा जो कंपास है वो भी यहाँ पर वर्क करता है। ओके, तो 2000 साल पहले से हमारी ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। ओके, और हमें ये भी पता है कि अर्थ का जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर आया कहाँ से, हमको इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया। सन 1600 में इंग्लिश फिजिसिस्ट विलियम गिलबर्ट ने यहाँ पर प्रपोज किया कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के अंदर अपनी मैग्नेट है, जिसके कारण कंपास जो है वो नॉर्थ की तरफ चली जाती है। ओके, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर एक मैग्नेटिक अर्थ के अंदर होगी तो एक मैग्नेटिक, अब आप मेरी बात को समझिए कि यहाँ पर जो प्रपोज़ किया गया 1600 में, इन्होंने कहा कि अर्थ के अपने आप में एक मैग्नेटिक है। अब अगर अर्थ अपने आप में मैग्नेटिक है तो कोई भी जो आपका मैग्नेटिक एलिमेंट है वो आपका 750 डिग्री से 360 डिग्री ऊपर से नहीं बच सकता अर्थ के अंदर, वो क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, उससे ऊपर आपका जो मैग्नेटिक एलिमेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपका मैग्नेटिक इसके अंदर आया कहाँ से, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की वजह से नहीं आई है कि इसके अंदर ह्यूज मैग्नेटाइज आयरन रखा हुआ है, डिपॉजिट्स हैं अर्थ सेंटर में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टडी है पैलियोमैग्नेटिज्म की कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक है बहुत बड़ी, वो यहाँ पर फेल हो जाती है। क्यों मैग्नेट नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और उतने टेम्परेचर में कोई भी मेटल यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये पॉइंट मिला। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना कैसे, तो फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना कैसे। ओके, और क्या दूसरे प्लैनेट्स के पास भी ऐसा फील्ड है। मैग्नेटिक डायनामो थ्योरी यहाँ पर इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ द फीचर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स।
हाँ जी। तो अब अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो कहाँ से आई, जब आपकी ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई मेटल सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो इसके ऊपर एक थ्योरी उभर के आई जिसका नाम है मैग्नेटिक डायनामो थ्योरी। ये थ्योरी जो है आपकी वो दी गई बाय द आयरिश फिजिसिस्ट जोसेफ लैरमोर के द्वारा, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो अर्थ है और अदर प्लैनेट्स हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके कुछ फीचर्स इन्होंने इस थ्योरी के ज़रिए यहाँ पर बताने की कोशिश की। इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि ये एक डायनामो की तरह वर्क करता है जो कि मैकेनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसके बेस पर इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर बताई जो कि मैग्नेटिक डायनामो और बाइसिकल डायनामो दोनों के बारे में है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के लिए आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड चाहिए जो कि आपको मोल्टन मेटल के रूप में मिल जाएगा। यस, वो तो अर्थ के अंदर हो सकता है कि मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में ना हो लेकिन लिक्विड मोल्टन फॉर्म में तो है। ओके, दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी एक रैपिड रोटेशन होना चाहिए, एक रैपिड रोटेशन टू सेट द कंडक्टिंग मटेरियल इन द कंटिन्यूअस मोशन। क्यों, बाइसिकल डायनामो में भी तो ऐसा ही होता है। कि हम एक जो मैग्नेट है उसको रोटेट कराते हैं आपकी जो कुंडलियाँ बना करके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा कि रैपिड रोटेशन होना चाहिए। ये भी अर्थ के पास होता है, रोटेशन होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी सोर्स ऑफ एनर्जी टू ड्राइव कन्वेक्शन मोशन इन द कंडक्टिंग फ्लूइड। तो जो आपका फ्लूइड है उसके अंदर कन्वेक्शन भी होना चाहिए। तो कन्वेक्शन करंट्स के बारे में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जिसकी वजह से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट्स यहाँ पर आपकी देखने के लिए मिलेंगी। तो वो तीनों चीज़ें भी होती हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा आपका फ्लूइड होगा उतना ही ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आपका रोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और राइट, तो अब यह आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको जो ये मैंने आपको अभी 3 पॉइंट बताए कि एक आपका बहुत ज़्यादा फ्लूइड होना चाहिए जो इसके अंदर आपका मोल्टन मेटल के रूप में होगा और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड होगा। दूसरा रैपिड रोटेशन होना चाहिए, और तीसरी बात आपको मिलेगी कि कन्वेक्शन करंट उसके अंदर होनी चाहिए। और तीनों ही प्रॉपर्टीज़ आपकी मिल जाती हैं अर्थ के अंदर। इस वजह से आपको मिलेगा कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करती है। अब जितना ज़्यादा यहाँ पर फ्लूइड होगा, जितना ज़्यादा प्लेनेट आपका रोटेशन करेगा उतना ही तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसी के बेस पर आप देखोगे कि यह है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको क्रस्ट मिलेगी, मेंटल मिलेगा, आउटर कोर और इनर कोर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ओके, आपको मैंने अर्थ का स्ट्रक्चर बता दिया कि इसके अंदर आपको आउटर क्रस्ट मिल जाएगी, फिर एक मेंटल रिच सिलिकेट की क्रस्ट मिल जाएगी जो कि मेंटल है, ये सिलिकेट आपकी मिल जाएगी, सिलिकेट की बनी हुई, और एक आउटर कोर मिल जाएगी ऑफ लिक्विड मेटल की, और एक सॉलिड इनर कोर भी मिल जाएगी कंसिस्टिंग ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल। ओके, दो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वो आपको 15 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा बाहर का, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको 4800 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर और प्रेशर आपका बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, जिसकी वजह से जो आपके कोर के अंदर जो आयरन और निकल प्रेजेंट हैं उनका जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। ओके, तो अब जब ये यहाँ पर आपके मेल्ट हो गए हैं, हाउएवर द इनर कोर इज अ सॉलिड स्टेट डेस्पाइट इन द टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ द आउटर कोर। दिस इज मेनली ड्यू टू द इमेंस प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ द इनर कोर दैट कीप्स द जीरो सॉलिड्स। कहने का मतलब ये है कि जो इनर कोर है उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट में आयरन और निकल है, आउटर कोर के अंदर सॉलिड स्टेट में आयरन और निकल आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो मोल्टन स्टेट में मैग्नेटिक जो फ्लूइड है वो यहाँ पर मिलेगा। तो इनर कोर के अंदर क्यों आपका ऐसा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है फिर भी आपका सॉलिड स्टेट में है, तो ये इसलिए है क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है। तो आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों इनर कोर के अंदर आपका जो आयरन निकल है या फिर जो मेटल्स प्रेजेंट है वो सॉलिड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। याद रखना, आउटर कोर में मेल्टन स्टेट में है और इनर कोर में सॉलिड स्टेट में है। ओके, ये सब पॉइंट हैं जो भी निकलता है याद रखो। ऑलराइट, ओके, तो ये सब आपको यहाँ पर पता चला। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कन्वेक्शन करंट भी हमारे पास हो गए, जो कि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। कन्वेक्शन करंट कुछ नहीं है, हीटेड मटेरियल के कारण आपकी जो करंट्स हैं वो ऊपर की साइड में उठती रहती हैं, जिससे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट प्लेट्स यहाँ पर बनती हैं, और उसी के कारण प्लेट टेक्टोनिक्स हुई और मेंटल आपकी यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। आप देखिए कि अर्थ के टेम्परेचर 15 डिग्री और अंदर जो है वो आपका 4800 डिग्री तक आपको टेम्परेचर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा हो गया और कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पर उठनी शुरू हो गई। बात समझ में आई आपको? तो जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो आपकी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पर उठती हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, ऑलराइट।
इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये कन्वेक्शन करंट तो यहाँ पर उठ गई, लेकिन हीट जनरेशन जो होगी वो आपकी यहाँ पर होती है। द डीके ऑफ लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज द थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम इन द इनर कोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीट जनरेशन। तो अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, उसकी वजह के कारण आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनके कारण लगातार हीट यहाँ पर जनरेट होती रहती है, जिससे कि कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। और कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होने के कारण भी आपको दिखेगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये आपको देख लो कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको यहाँ पर मिल गई। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आपको मिल जाएंगी, दूसरा रोटेशन भी यहाँ पर चल ही रहा है, ओके, और तीसरा आपको कन्वेक्शन भी मिल जाएगा। ओके, तीनों चीज़ें अर्थ के अंदर मिल गई, जिसकी वजह से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर जनरेट हुआ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द डायनामो इफेक्ट अबाउट 3000 किलोमीटर बिलो आवर फीट बिहेव लाइक अ डायपोल, और जिसके कारण आपको मिलेगा कि हमारी जो एक मैग्नेटिक एक्स क्रिएट हो जाती है, जो कि अर्थ की जो स्पिन अक्स है उससे 11 डिग्री का टिल्ट यहाँ पर बना करके रखती है। ओके, इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो अर्थ के अलावा जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनका यहाँ पर क्या बिहेव रहता है, तो उनके अगर हम बिहेव की बात करें, सिंस द एडवेंट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल स्पेस क्राफ्ट प्रोब्स यहाँ पर लॉन्च किए गए, जो कि सोलर सिस्टम की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको यहाँ पर मापते हैं। एमंग द रॉकी प्लैनेट्स ऑफ द इनर सोलर सिस्टम, देखिए दो तरीके के प्लैनेट्स हो गए, एक तो रॉकी हो गए, एक जोवियम प्लैनेट हो गए, एक गैसियस प्लैनेट हो गए, ठीक है, पीछे के 4 गैसियस हो गए, आगे के 4 रॉकी हो गए। तो आगे के 4 रॉकी प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो अर्थ के अलावा मर्क्यूरी ऐसा दूसरा प्लैनेट है जिसके अंदर आपका इंटेंसिक मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलेगा। तो मरकरी के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलेगा। बाकी के आपके जो दो यहाँ पर बसते हैं, ओके, बाकी के जो 2 प्लैनेट आपके यहाँ पर बसते हैं, तो मरकरी यहाँ पर आपको मिला कि मरकरी के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिल जाएगा अर्थ के अलावा, और इसका जो है वो 1% ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वीक है, लेकिन 1% ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। मरकरी की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण जो है इसका आपको जो कोर है वो आपको आयरन एंड निकल का मिल जाएगा, लार्ज प्रपोर्शन भी मिलेगा, और बीइंग द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और उसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव कूल्ड ऑफ, जिसके कारण ये जो है बहुत समय पहले ही कूल हो गया है, और जिसकी वजह से आपकी जो स्पिन है बहुत ज़्यादा स्लोली हो गए हैं, और जो मोल्टन स्टेट में है वो यहाँ पर इनर कोर नहीं रही है, वो सॉलिड हो गई है, और इसकी वजह से एक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। बात समझ में आपको? तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 1% आपको मरकरी में मिलेगा। क्यों? उसके रीजंस मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है, जो मोल्टन स्टेट में यहाँ पर आपकी मेटल होनी चाहिए वो नहीं बची, स्पिन जो है वो यहाँ पर कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी सिंपल सी बात है, कन्वेक्शन भी कहाँ से उठेगा जब अंदर जो है वो मोल्टन स्टेज में मटेरियल रहा ही नहीं है। ओके तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो दूसरा आपके सामने आ जाता है वीनस। वीनस का जो है वो आपको साइज़ अर्थ के जैसा ही मिल जाएगा, और इसका जो इंटीरियर है उसके अंदर आपको अभी भी आपका मोल्टन जो मेटल है वो यहाँ पर मिल जाएगी। दिस हैज़ कन्फर्म्ड बाय द मैग्नल स्पेसक्राफ्ट, जिसको हमने यहाँ पर भेजा था, उन्होंने यहाँ पर पता लगाया कि वीनस पर जो है वो अभी भी मोल्टन स्टेट में यहाँ पर रह गया है, जो जिसके कारण कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पर उठ सकती हैं। ओके, तो इवन देन स्पेस मिशंस हैव नॉट डिटेक्टेड एनी इंटेंसिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वीनस। वीनस का भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अच्छा खासा डिटेक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये मोल्टन जो स्टेट में मिल जाएगा ये तो मिल जाएगा, लेकिन जो इसका स्पिन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आपकी एंड द एब्सेंस ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स इन द कोर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इसके अंदर नहीं हुई। ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं हुई, ये तो सब बहुत डीप में जाने वाली बातें हो गई, ठीक है। देखिए इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर नहीं है। अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ जी है। मरकरी पर है, मरकरी का सूख चुका है क्योंकि वो कूल हो गई है, अब वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचा है, 1% तक यहाँ पर है, जो कि ज़्यादा वर्क नहीं करता है। वीनस पर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपके जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक यहाँ पर हुआ नहीं। ये सब पता लगाया अर्थ सरफेस पर, जो कि हमारा मैगलन स्पेसक्राफ्ट गया हुआ था, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में यहाँ पर समझा सकता हूँ। ओके, ये मिलेगा आपको। उसके बाद हमारे जो अलग प्लैनेट्स आ जाते हैं जो कि आपके गैसियस स्टेट में हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए गैसियस स्टेट में जो भी हमारे यहाँ पर आपको मिलेगा, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनके अंदर फीचर्स अलग मिलेंगे। इनके अंदर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लिक्विड हाइड्रोजन या फिर लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन मिलेगी। ये बाहर से अंदर की तरफ का बता रहा हूँ, यानी कि कोर, मेंटल और आपका अंदर जाएगा आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर में जैसे जैसे जाएंगे तो ये आपका प्रेशर बढ़ते बढ़ते
पहले गैस था, फिर लिक्विड बन जाएगा और फिर यहाँ पर मेटेलिक हाइड्रोजन बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आगे के 4 प्लैनेट्स हैं जो कि गैसियस स्टेज में हैं आपके, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन मिलेगी या फिर आपको हीलियम के जो अमाउंट हैं, वाटर, मीथेन, अमोनिया के अमाउंट भी आपको मिल जाएंगे इन द यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो। ओके, तो अब बात करते हैं क्या इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप सोचेंगे कि इनके अंदर तो मेटल है नहीं। देखिए, मेटल होना जरूरी नहीं है, आपके पास लिक्विड मॉडर्न स्टेज में होना चाहिए, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाती है, मेटेलिक हाइड्रोजन यहाँ पर अपने आप बन जाती है, जिसकी वजह से इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो हाँ जी, इनके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, द प्लैनेट इन द आउटर सोलर सिस्टम, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी स्टोरी अलग है। इनके पास आपका जो है वो हाइड्रोजन मिलेगा, कुछ के पास हीलियम भी है और सम क्वालिटी ऑफ मीथेन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, देयर इज़ नॉट मच मेटेलिक कोर एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, मार्स और ये आपका, ठीक है, इनके अंदर आपको इनके जैसे मेटेलिक कोर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इनके पास आपको मिलेगा सरप्राइजिंग। हाउएवर द स्पेस क्राफ्ट वॉयेजर, जो कि जुपिटर की प्रोब के लिए भेजा गया था, उसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया है। तो अब अगर मेटेलिक चीज़ नहीं है तो फिर यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से? तो ये आया आपका हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्रेस हुआ और कंप्रेस होते होते मेटेलिक फॉर्म में यहाँ पर बन गया, जिसको कहा जाता है लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन। इसके फॉर्म होते ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन याद रखिएगा क्या होता है, तो ये आपका कंप्रेस्ड होकर आपका जो जुपिटर का कोर है, जो आपका सैटर्न का कोर है, ये लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन में बन गया, जिसके कारण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप हुआ। ओके, सफिशियंट है यार इतना, ठीक है, इतना सफिशियंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं पे प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटीरियर इज़ नॉट अ लिमिट टू इट्स सरफेस। ये स्पेस में भी जाता है और स्पेस में जाने के बाद अगर हम देखें तो प्लैनेट मैग्नेटोस्फीयर नाम का जो फिलोसफी है वो यहाँ से निकल करके आती है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लैनेट्स एवोल्यूशन, प्लैनेट किस तरीके से एवोल्यूशन हुई, एटमॉस्फेयर किस तरीके से बना, इवेंचुअली इसका हैबिटेबिलिटी कैसी होगी, उसके ऊपर हमारा जो रिसर्च है उसको यहाँ पर बढ़ावा देता है मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी होना। इन द केस ऑफ अर्थ, द मैग्नेटोस्फीयर एक्सटेंड अप टू अबाउट 63,000 किलोमीटर फेसिंग द सन टू अबाउट 63 लाख, ठीक है, किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन फ्रॉम इट्स सरफेस। कहने का मतलब ये है, आप समझिए पहले तो मैग्नेटोस्फीयर होता क्या है, ठीक है। हमारे मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट जहाँ तक रहेगा अर्थ का, वो सारा का सारा जो स्फीयर यहाँ पर बना, वो सारा का सारा जो स्फीयर यहाँ पर बना उसको कहेंगे मैग्नेटोस्फीयर। पृथ्वी का कितना है तो इतना है, यहाँ पर पढ़िए इसको दोबारा। अपार्ट फ्रॉम द अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव देयर ओन मैग्नेटोस्फीयर। सभी का अपना मैग्नेटोस्फीयर है। जुपिटर्स का जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मैग्नेटोस्फीयर यहाँ पर है, तो याद रखना जुपिटर का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा आपको मिलेगा। ओके, तो याद रखना कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है। ओके, इसी के साथ आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। बहुत डिस्कस कर लिया, 15 मिनट डिस्कस करा है कम से कम। ओके, उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नेंस किस तरीके से चलें। जैसे क्वारंटाइन वगैरह की बात हुई कोविड-19 में कि इन्फेक्शन को रोका जा सके इस वजह से, तो उसके लिए हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमने जो मेडिकल आइसोलेशन के यानी क्वारंटीन के सबसे पहले लॉज हैं वो आपको देखने के लिए मिले कि इंग्लैंड में बनाए गए। इंग्लैंड में 1377 में जब प्लेग आया तो इंग्लैंड की द ग्रेट काउंसिल ने यहाँ पर ऐसे लॉज पेश किए जिससे कि आइसोलेशन को बढ़ावा दिया जा सके, क्वारंटाइन को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद इंडिया में अगर हम बात करें तो ब्यूबोनिक प्लेग आया, जो कि आपका गुजरात के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी मांडवी के अंदर यहाँ पर आया था, जिसके 1896 में। और ये आपका प्लेग जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा था, पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ओके, तो 1900 में बहुत सारी जो डेथ हैं वो रिपोर्ट की गई, जिसके चलते जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने यहाँ पर एक एक्ट पास किया जिसका नाम है द एपिडेमिक एक्ट 1897, जो कि अभी तक लागू है। इसके तहत हमने जो प्लेग है उसको रोकने की हमने पूरी कोशिश की। द एपिडेमिक एक्ट, इसके अंदर आपके 4 सेक्शंस मिलेंगे जो कि टाइम टू टाइम अमेंड किए जा रहे हैं। उसके अलावा एक एक्ट मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2005, जो कि आपका जो सुनामी आई थी द ग्रेट इंडियन ओशन सुनामी, उसके बाद हमने ये यहाँ पर बनाया। इसके अंदर हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई, जो कि आपकी पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाती है, प्लान्स, गाइडलाइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सब काम यहाँ पर करती है। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो बेसिकली इसके अंदर डिसीजंस यहाँ पर देती है। होम मिनिस्ट्री नहीं तो यहाँ पर ये सब कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की थी। ओके,
उसके बाद अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो हमारे पास CRPC का सेक्शन 144 है, हमारे पास IPC 1860 का सेक्शन 188 है, और भी सेक्शन इसके अंदर हैं। और इसके बाद आपको मिलेगा कि ड्रग की काउंटर फिटिंग को रोकने के लिए, फेक ड्रग्स वगैरह को रोकने के लिए यहाँ पर आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बताया मैंने आपको, 2004 की सुनामी के बाद इसको बनाया गया था सॉरी। और इसके ठीक है, इसके अंदर आपको नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड मिलेगा, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। ओके, ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर देखने थे। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई थी, जैसे हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, सीरो सर्वे क्या होता है। भाई आप ठीक है, आप जो है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। 2 साल हो गए कोविड-19 को आए हुए, अगर आप भी अभी तक इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए था। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये यहाँ पर पढ़ाने का टॉपिक नहीं बनता है। कोविड-19 से रिलेटेड है, 2 साल से ज़्यादा चीज़ चल रही हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट, जैसे यहाँ पर पहला इंडिजिनियसली टेम्परेचर डाटा लॉगर फॉर द कोल्ड चैन मैनेजमेंट, उसको डेवलप कर लिया है इंडिया ने, जिसका नाम है द MB टैग। ओके, तो ये है क्या, देखिए ये आपका IIT रोपर पंजाब ने डेवलप किया है, इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर बेस ये डिवाइस है, इसका नाम है MB टैग। ये रियल टाइम एम्बियंट टेम्परेचर को नाप लेती है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेरिसेबल प्रोडक्ट, वैक्सीन एंड इवन बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्लड। तो एक डिब्बे के अंदर अगर आप पेरिसेबल गुड्स को रख करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस डिब्बे का पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है, कितना होना चाहिए, उस सभी को ये बताएगा। इसके लिए ये डेवलप यहाँ पर की गई है। दूसरा मिलेगा प्राइमेसी मिक स्मार्ट होम सिस्टम लाइक द सीरी और समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये सब यहाँ पर डेवलप किया गया। स्मार्ट स्पीकर है, नॉट इंपॉर्टेंट। स्मार्ट विंडो यहाँ पर डेवलप कर ली गई है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए बिल्डिंग्स में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बिल्डिंग के अंदर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कि ज़्यादा हीट बिल्डिंग के अंदर ना हो। तो ऐसे ही जो विंडो है यहाँ पर डेवलप की गई है बाय द IIT गुवाहाटी, और इन्होंने स्मार्ट विंडो मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकता है इन बिल्डिंग्स टू सेव एनर्जी एंड रिड्यूस कर सकता है कार्बन इमिशंस को। उसके बाद कूल PPE किट्स यहाँ पर बनाई गई हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए। तो ये PPE किट है, इसके आप यहाँ पर देखिए एक तरीके की कुछ यहाँ पर लगाया गया है, और ये किसने बनाया, नॉट इम्पोर्टेंट। इसको यहाँ पर कोवटेक कहा जा रहा है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा इट प्रोवाइड अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर टू द यूज़र इन द गैप ऑफ 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड में इसके अंदर से आपको बेसिकली क्या है कि फ्रेश एयर जाएगी, जिससे कि आपका जो शरीर, आप देखें PPE किट पहनने वालों की जो त्वचा है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, इसको देखते हुए ये सब इनोवेशंस यहाँ पर किए गए हैं। उसके बाद एक आर्टिकल मिलेगा अबाउट द लीफ शिप के बारे में या फिर सोलर पावर्ड सी स्लग के बारे में, ये हमें नहीं पढ़ना, ये सब हमारे काम का नहीं है। उसके बाद ये पजल आ जाएगी, ये लास्ट स्लाइडों पर है और ये वीडियो की लास्ट स्लाइड है। ठीक है जी, ये वीडियो की लास्ट स्लाइड है, ये वीडियो की लास्ट स्लाइड है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, और इसी वजह से इस पर लाइक करके ज़रूर से जाना। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट में लिखो कि मैं लास्ट तक पहुँचा और मैंने जो है साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन जुलाई की पूरी कर ली है। ठीक है, ये बहुत खुशी होनी चाहिए आपको कि आपने यहाँ से कुछ सीखा है। ओके, बहुत हेल्प करेगा ये सब आपका एग्ज़ाम लिखने में। ओके, तो 90 स्लाइड थी, 90 स्लाइड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगी, लगातार मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ओके, तो लिखो, ठीक है, और शेयर करो ग्रुप्स में, बोलो कि भाई साइंस रिपोर्टर आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।